8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती है। महिला दिवस महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मानित करने तथा जेंडर के आधार पर जो गैर बराबरी है उसे खत्म करने के लिए मनाया जाता है। इस बार महिला दिवस की थीम प्लैनेट 50-50 बाई 2030 है, यानी कि साल 2030 तक हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% करने का लक्ष्य है। भारत में भी महिला दिवस के मौके पर बहुत से एनजीओ और महिला संगठन महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों की सराहना करने के लिए जोर शोर से महिला दिवस मनाते हैं। लेकिन महिलाओं के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। असमानता और गैर बराबरी का दंश उन्हें घर से लेकर हर कदम पर झेलना पड़ता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाओं के मूल अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में हालात कितने बेहतर हुए हैं। ऐसे ही कुछ सवाल देश भर से लोगों ने नेशनल दस्तक के पास भेजे हैं, जिसका जवाब जानने के लिए नेशनल दस्तक ने बात की रंजना कुमारी जी से, जो महिलाओं की सशक्त आवाज है। रंजना जी महिलाओं के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती हैं। रंजना कुमारी जी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं और वुमेन पावर कनेक्ट इंडिया की प्रमुख भी हैं। रंजना जी, मनीष कुमार ने पूछा है, फेमिनिज्म को आप किस प्रकार परिभाषित करती हैं? देखिए, जो समाज में महिलाओं की आज स्थिति है, उसके पीछे एक कारण है कि महिलाओं जैसी बच्चों जैसे पैदा होते हैं, लेकिन महिला को महिला और पुरुष को पुरुष समाज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं महिलाओं को कमतर करके परिवार के अंदर पाला जाता है और फिर उसको आने वाले ज़िंदगी में भी उसी कमतर दर्जे पर रहने के लिए तमाम तरह के समाज के ताने-बाने को बुना गया है, जिसकी वजह से उसको पुरुष से कम आंकना। ये पुरुष सत्तात्मक समाज का अपना एक प्रयास है, जिसमें महिला उसके मातहत रहे, महिला उसका वर्चस्व रहे, महिला उस वर्चस्व के अंदर रहे। ये एक तरह से बनता है, परिवार बनाता है उसको। तो एक सामाजिक कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि आप पुरुष को पुरुष और महिला को महिला बनाते हैं। लड़के को लड़के की तरह पालना, लड़की, सब लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमने अपनी बेटे को बेटी की तरह पाला। मतलब बेटे को बेटी की तरह पालना सुन करके ही कुछ अजीब सा लगता है। वही कहीं छुपा हुआ है फेमिनिज्म का राज। इसका मतलब ये हुआ कि औरत और मर्द की गैर बराबरी पर ही पुरुष सत्ता का समाज टिका रहता है और उसकी वजह से औरतों की जिंदगी में उनको बहुत सारी गैर बराबरी, बहुत सारी प्रताड़ना, हिंसा और तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फेमिनिज्म इन्हीं सारी समस्याओं की तरफ समाज का ध्यान इंगित करता है और महिला और पुरुष की बराबरी और महिला के सशक्तिकरण का प्रयास करता है। सुनीत कुमार ने पूछा है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वेंकैया नायडू ने विमेन रिजर्वेशन बिल पर टाइम फ्रेम देने से मना कर दिया है, जबकि राष्ट्रपति ने इसे रिवाइव करने पर जोर दिया है। इस विषय पर सरकार आपको कितनी प्रतिबद्ध नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति जी के संबोधन पर उनको बहुत बहुत देश की सभी महिलाओं की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को, जिसको कि हम 18 साल से लड़ रहे हैं, उस मुद्दे का ध्यान फिर से एक बार इस सरकार की तरफ इंगित किया है। लेकिन जो वेंकैया नायडू जी ने कहा वो बिल्कुल सरासर देश की महिलाओं के साथ अन्याय है, क्योंकि आपने जब चुनाव लड़ा था तब मोदी जी के हर भाषण में ये बात पूरी तरह से स्वीकार की गई थी कि 33% आरक्षण का महिला विधेयक पास किया जाएगा। अब 2 साल बीत चुके हैं, आने वाला समय फिर जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। तो ऐसे में अगर इस साल इसी सत्र में, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल हो रहे हैं, पूरी तरह से बहस चल रही है और साथ साथ में ये भी देखिए 2/3 बहुमत है। अगर ये राज्यसभा से पास हो चुका है तो राज्यसभा में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब तो लोकसभा से पास करिए और इसको स्वीकार कर लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, वो 33% हमारी पहली पीढ़ी की महिलाओं का वायदा था, आपने उनसे वायदा किया था, भारत की संसद ने वायदा किया था। आने वाले समय में हमें तो 50-50 चाहिए। बिल्कुल बराबरी का मतलब होता है 50। तो वेंकैया नायडू जी, टालने की कोशिश मत करिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इसको आपको करना पड़ेगा। डॉली कुमार ने पूछा है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने भ्रूण जांच पर प्रतिबंध को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? असल में उन्होंने इस बात को बिना ठीक से सोचे कहा था और जब उनको ये बात समझ में आई कि ये गलत होगा तो फिर उन्होंने इस बात को वापस ले लिया है और हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये ठीक बयान नहीं था। लेकिन मैं ये जानती हूं कि जिस समाज में महिला को
कितने बच्चे पैदा करे, कब बच्चे पैदा करे, बच्चे अगर ना पैदा हो तो पति दूसरी शादी कर ले, वो परित्यक्ता बन जाए, और तमाम तरह के ऐसे जिस समाज के ताने बाने को बनाया गया है, ऐसे में अगर आपने महिला को ये बता दिया या परिवार को ये बता दिया कि कन्या भ्रूण में है, कन्या का भ्रूण है, तब तो फिर उसकी ये मजबूरी हो जाएगी कि वो जाकर के अबॉर्शन कराए। एक दो लड़कियां अगर पहले हैं तो निश्चित तौर पर महिला स्वयं भी चाहेगी कि वो बेटी ना पैदा करे, क्योंकि बेटी पैदा होने से उसकी सामाजिक स्तर, उसके सामाजिक मान का रिश्ता है। उसको सामाजिक मान नहीं मिलता है, परिवार में मान नहीं मिलता अगर वो बेटी पैदा करती है, तो माँ भी ये सोचेगी और इस दबाव में आकर के संभव है कि वो जाके अबॉर्शन कराए। और अगर अबॉर्शन कराना इलीगल है, ऐसे में कन्या भ्रूण को आप नहीं अबॉर्शन करा सकते हैं, तो फिर कुछ भी दवाई किसी से लेके खा करके और वैसी मां मर सकती है। तो ये एक गर्भवती मां जिसका कोई अधिकार नहीं, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, आप उसके पीछे पूरी व्यवस्था को लगा देंगे, पुलिस भी उसके पीछे चलेगी, गांव की जो आशा वर्कर है वो भी उसको मॉनिटर करेगी, परिवार मॉनिटर, पूरी सरकार गर्भवती महिला को मॉनिटर करेगा, तो कैसे चलेगा? इतनी सारी महिलाएं बच्चा जन्मते समय मरती हैं, उनको तो हम बचा नहीं पा रहे हैं, और इस गर्भवती महिला के पीछे पड़ेंगे तो वो संभव नहीं है। मुझे लगता है कानून के द्वारा जो डॉक्टर और जो लोग मिसयूज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। बेटा बेटी तो पहले भी होते थे, लेकिन बताया जाता है इसलिए, तो बताना अपराध है। और जब आपने अपने ही कानून को तोड़ने के लिए कह दिया नहीं बता दो, तो ये कहाँ का हमारा फैसला है? इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी है, अल्ट्रासाउंड करने वालों की जिम्मेदारी है, इसलिए उन लोगों को इसमें दंडित किया जाना चाहिए। रोहित राज ने पूछा है, शबरीमाला में महिलाओं के मंदिर प्रवेश प्रतिबंध पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया किसने है? प्रश्न तो ये उठता है ना, एक माहवारी में या मेंस्ट्रुएटिंग औरत को इम्प्योर कहना, ये किसने शुरू किया? ये कहाँ बना? कौन सा नियम है ये? कोई दिखाए इस बात को कि भगवान ने कहा कि नहीं, महिला और पुरुष अलग अलग है, पुरुष पवित्र है इसलिए वो मंदिर के हर हिस्से में जा सकता है, महिला का शरीर अपवित्र है इसलिए। यही तो पुरुषवादी समाज की जो अपनी एक कह लीजिए कि सोच है, जिसकी वजह से महिलाओं को कमतर स्तर मिला है समाज के अंदर, उसी का तो ये नतीजा है। वरना भगवान ने ये नियम नहीं बनाया। ये जितने भी इस तरह के ढोंग पाखंड, इस तरह के नियमावली बनी है, ये सब पुरुषों द्वारा बनाई गई है कि पूरे, चाहे वो कोई धर्म हो, मैं एकदम किसी एक भी धर्म को अलग नहीं देखना चाहती हूँ, हर धर्म में महिला के साथ विभेद होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने शोध किया है और शोध के द्वारा मैंने ये पाया है कि हर धर्म में किसी न किसी तरह से महिला के साथ जो हर तरह का विभेद होता है, और इस विभेद को तत्काल समाप्त करना चाहिए। क्योंकि मर्दों के नियंत्रण में ये सारे जितने धार्मिक संगठन हैं, चाहे वो वेटिकन से लेकर के और सबरीमला मंदिर तक और शनि मंदिर तक, और जो भी आप गुरुद्वारा ले लीजिए, आप मॉस्क ले लीजिए, हर तरह हर जगह ये पुरुषों के कब्जे में, और उन्होंने ये सारे नियम बनाए हैं। इन नियमों को महिलाओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, समाज को और सरकार को, क्योंकि हमारा संविधान हमें बराबरी का हक देता है। अगर हम बराबर के नागरिक हैं तो हमारा हक भी बराबर है। प्राजक्ता प्रदीप ने पूछा है, आप महिलाओं के ऑनलाइन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के पक्ष में काफी सक्रिय हैं, इससे क्या सकारात्मक परिवर्तन होंगे? देखिए, ऑनलाइन स्पेस सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्पेस है, क्योंकि वहाँ आप अपनी कुछ कहानी लिख रही हैं, आप अपने आर्ट बना रही हैं, आप अपनी कोई आपने छोटा सा उद्योग शुरू कर दिया, आप कुछ कपड़े अच्छे सुंदर सिलती हैं, आप कुछ कढ़ाई करवाती हैं, कुछ भी जो भी आपकी अपनी एक महिला की जो व्यक्तित्व को पूरी तरह से उभारने का, उसको सामने रखने का एक तरीका है ऑनलाइन स्पेस। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑनलाइन स्पेस पर जाने के बाद सुरक्षा सबसे बड़े खतरे में होती है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जो महिलाओं को ऑनलाइन स्पेस पर जब देखते हैं तब शायद वो स्वीकार या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और फिर उनके खिलाफ तरह तरह के अपराध शुरू हो जाते हैं। स्टॉकिंग है, बुलिंग है, उनको उल्टी सीधी बातें कहना, उनके फेस को, उनके शरीर को अलग अलग तरह से वहाँ पर दिखाना, उनको थ्रेटन करना, उनको हर तरह से, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन स्पेस में, ये सरासर गलत है। आपके हाथ में है इसको रोकना,
और यही हमारा जो ऑनलाइन स्पेस का जो हमारा पूरा अभियान चल रहा है पूरे देश में, 35 यूनिवर्सिटी में 2 लाख छात्रों तक हम लोग गए हैं और हम लोगों ने उनको सिखाया है, बताया है कि आप कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन एटिकेट होता है, जो ट्रोलिंग करते हैं आप तरह तरह, मैं खुद ट्रोलिंग का शिकार हूं, मुझे मालूम है कि कितनी घटिया छोटी गंदी बातें आप वहां लिख देते हैं क्योंकि आपको लगता है आप पकड़ नहीं पाए जाएंगे, कोई आपको पकड़, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूं और मैं आपको एक तरह से चेतावनी भी दे रही हूं कि अगर आपने ऐसी हरकत शुरू की महिलाओं के खिलाफ तो आप पकड़े जाएंगे, चाहे आप किसी और का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, किसी और नाम से आपने कुछ भी आपने किया है, आप किस सोर्स से इस काम को कर रहे हैं, वो सोर्स अंततः पकड़ा जाता है और आप पकड़े जाएंगे। इसलिए ट्रोलिंग, बुलिंग, स्टॉकिंग सब गलत है। ऑनलाइन स्पेस के एटिकेट को मानिए और एक सज्जन तरीके से ऑनलाइन स्पेस पर आइए और महिलाओं को पूरी पूरी छूट मिलनी चाहिए। जिस तरह से कि हम शिक्षा की क्रांति में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन के जरिए शिक्षित भी हो सकते हैं और तमाम तरह से अपनी प्रगति को पा सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन स्पेस में महिलाओं को पूरी तरह से, अभी सिर्फ 61% तो पुरुष हैं और 39% महिलाएं हैं, इसका क्या मतलब हुआ? वहां भी हमें पूरा हक नहीं मिलेगा। अब मोबाइल तो सस्ता होने वाला है ना, स्मार्टफोन, फिर तो सारी महिलाओं को ये जगह पूरी तरह से अपना लेनी चाहिए। शैला द्राबू ने पूछा है, सरकार प्राइवेट सेक्टर में मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने वाली है, क्या इस तरह के प्रयास कंपनी में पहले से ही निहित नहीं होने चाहिए? देखिए, बहुत सरकार सही कदम उठा रही है, हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का कि लड़कियों को, अगर महिलाओं को बच्चा, जब वो गर्भवती हैं, बच्चा होने वाला है, उस समय उनको पूरे रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनके स्वास्थ्य पर पूरे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पूरी दुनिया में बच्चा जन्मते समय सबसे ज़्यादा माएँ हिंदुस्तान में मरती हैं, शर्म का विषय है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे उद्योग, हमारे जो तमाम कार्यालय हैं, तमाम सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी लोग हैं, वो कहीं न कहीं महिलाओं को इस मामले में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता है कि माना ये जाता है कि गर्भवती महिला अब काम के लायक नहीं है या वो काम में पूरी तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो ये सब बिल्कुल गलत है और तरह तरह के तरीके ढूंढे जाते हैं कि मैटरनिटी लीव ना देना पड़े। मैं दावे, हम लोग ने जो शोध किया था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बैंकिंग, ट्रैवल टूरिज्म, फिर आईटी इंडस्ट्री, फिर और तमाम तरह के ऐसे उद्योगों की हमने रिसर्च की थी और हमने पाया था कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने इंटरव्यू में कह दिया कि नहीं हम 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं, आप कितनी भी कॉम्पिटेंट हो, जॉब आपको नहीं देंगे। अगर आपने छुट्टी मांगी है तो कोशिश करेंगे कि आप जॉब ही छोड़ के चले जाइए, वापस ही मत आइए। तो इस तरह तरह के रास्ते निकाले जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देने का। मैं तो कहती हूँ पैटर्निटी बेनिफिट भी होना चाहिए, माँ और बाप दोनों को बराबर बराबर की छुट्टी बांट के मिलनी चाहिए और दोनों को मिलकर के बच्चे का लालन पालन करना चाहिए। कुंतल शर्मा ने पूछा है, हाल फिलहाल पश्चिमी देशों में जेंडर पे गैप को लेकर बहस छिड़ी हुई है, क्या यह बहस भारत में भी प्रासंगिक है? ये दुनिया में हर जगह है। समान काम का समान वेतन नहीं मिलता, औरतों को वेतन कम मिलता है। ये बात सारी दुनिया सकते में आ गई जब न्यूयॉर्क टाइम्स की महिला एडिटर बनी और उन्होंने बाद में ये डिस्कवर किया कि जो उनका पे पैकेज था वो उनसे पहले वाले जो पुरुष एडिटर थे उनसे कम था। ये नहीं कि काम वो कम करनी थी, ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थी या वो इतने बड़े दुनिया के अखबार का संपादन अच्छा नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको फिर भी उनका पे पैकेज कम दिया गया। इसके पीछे क्या मानसिकता है? उसी तरह से हिंदुस्तान में आप देखिए कि जो तमाम तरह के काम, रोजगारी महिला को देख लीजिए, ज्यादा ईंटा उठाती है, ज्यादा खुदाई करती है, ज्यादा सड़क निर्माण का काम या कंस्ट्रक्शन के काम में, लेकिन उसको पुरुष से कम पैसा मिलता है। तो ये दिहाड़ी मिलती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सोच का नतीजा है और इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। पे पैरिटी और पावर पैरिटी, ये बिल्कुल एक तरह से हमारी सोच की कहीं न कहीं खोट की वजह से चलता चला जा रहा है। अगर महिला की बराबरी वाला समाज नहीं बनेगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। अगर महिला को बराबर की तनख्वाह, बराबर की वेजेस नहीं मिलेंगी पुरुषों के हिसाब से, समान काम का समान वेतन, इसी सिद्धांत पर ही पूरे कार्यक्षेत्र का संचालन होना चाहिए। प्रियंवदा सिंह ने पूछा है, कुछ राजनीतिज्ञ महिलाओं के शोषण तथा रेप कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव का बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो अभी हाल फिलहाल हरियाणा सरकार द्वारा मुरथल केस में भीड़ को अप्रत्यक्ष रूप से दी गई खुली छूट, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए ये जितनी भी भर्त्सना की जाए मुलायम सिंह यादव के बयान की कि लड़के लड़के होते हैं, लड़के लड़के होते हैं, लेकिन लड़कों को इस तरह की छूट नहीं है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करें, वो महिलाओं के साथ रेप करें, वो महिलाओं के साथ अपराध करें, हिंसा करें। अगर वो करते हैं तो देश का कानून उनको बख्शेगा नहीं। मैसेज तो ये जाना चाहिए था। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज आप देख लीजिए जंगल राज है। कितनी ऐसी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं जहां ना सिर्फ वहां महिलाओं का रेप हुआ है, बल्कि महिलाओं को तेल छिड़क के आग तक लगा दी गई है वहां पर। तो ऐसे में ये पूरी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं की है। शायद उन्हीं की वजह से आज महिला आरक्षण विधेयक भी रुका हुआ है। ये शायद नहीं, मैं पक्का कह रही हूँ, क्योंकि यही वो जमात है राजनीतिज्ञों की जिन्होंने कि महिला आरक्षण विधेयक को आज 18 साल से लटका के रखा हुआ है और पास होने नहीं देते हैं। और पूरी तरह से महिलाओं पर हो रही हिंसा और रेप के ये जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि ये लोग रेप कल्चर बनाते हैं इस तरह का बयान दे करके। वही हाल हरियाणा की सरकार का है। जिस तरह से भीड़ को पूरी खुली छूट दी गई और आज भी वो सब तरह का एक तरह का कुछ साफ पता भी नहीं चल रहा है कि वहां क्या क्या घटना हुई। इतनी चालाकी के साथ उस पूरी बात को दबा के रखा गया। तो ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ एक महिला पर अत्याचार कर रहे हैं। आप पूरे पूरे के पूरे परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, आप पूरे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। वो पुरुष, चाहे वो पिता है, चाहे वो पति है, चाहे वो भाई है, उस पर भी आप एक तरह से हमला कर रहे हैं। अगर आप औरत के शरीर पर हमला कर रहे हैं, साथ साथ में आप समाज पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि समाज जहां औरत के शरीर को सिर्फ भोग की वस्तु माना जाएगा, वो समाज एक तरह से कहा जाए वो एक खास तरह के रोग से, कैंसर से पीड़ित समाज माना जाएगा। वो स्वस्थ समाज नहीं है, जहां के लोग औरतों के शरीर को अपने भोग की वस्तु ही सिर्फ समझेंगे और रेप, हिंसा और तरह तरह की इस तरह की चीजों को माफ करने की दिशा में बयानबाजी करेंगे। इसलिए मैं इस बात की पूरी भर्त्सना करती हूं और मैं जानती हूं कि जब तक, और हम लोगों ने लगातार जब भी मुझे मौका मिला मैंने कहा है मुलायम सिंह यादव को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको वहां जाके तत्काल जिन महिलाओं के साथ इस तरह से हुआ, जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके सजा दिलवानी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ना तो आप राजनीतिज्ञ होने के काबिल हैं, ना नेता कहलाए जाने के काबिल हैं, ना ही आप देश की कोई नई संरचना कर रहे हैं। दुनिया के सामने आप सिर्फ एक और एक ही काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुका रहे हैं। जगतपाल वर्मा पूछते हैं कि जुवेनाइल एक्ट और जेंडर सेंसिटाइजेशन में क्या ज़्यादा बेटर है और इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बिना तो समाज में जो हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला पुरुष की बराबरी की बात कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि शुरू में मुझे याद है जब हम लोग मेहरौली से या किशनगढ़ से या तमाम रंगपुरी से, ये सब गांवों से औरतों को लेके थाने पे जाते थे, तो पुलिस वाले ही बोलते थे, अरे खाना नहीं बनाया होगा, बच्चों को ठीक से नहीं तैयार करती है, पढ़ाती नहीं है, स्कूल नहीं पहुंचाती, तो पिटेगी नहीं तो क्या होगा। जैसे कि औरत का पिटना एक सामान्य सी चीज है। बिल्कुल नहीं। सड़क पर पीटते हैं तो अपराध है, घर के अंदर पीटेंगे तो फिर कैसे वो अपराध नहीं है। तो इस अपराध को स्वीकार करने में 30 साल लगे हैं दिल्ली की पुलिस को, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो ऐसे में ये सोचना कि सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा, सेंसिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, ये एकदम गलत है। क्योंकि महिला को महिला, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, महिला को महिला और पुरुष को पुरुष, ये समाज बनाता है, ये परिवार बनाता है, हमारा सोच बनाता है। भैया खेल के आया है, उसके लिए पानी चाहिए, उसको दूध पिलाना है, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, बहन को ये सब कुछ करना है, और साथ साथ में किसी तरह बीए पास करने के बाद उसकी शादी कर देनी है। ये सोच कौन बनाता है? ये तो परिवार ही बनाता है ना। इसलिए इस सोच को बदलने के लिए जेंडर, अच्छी बात है कि हमारा समाज और हमारे देश की जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या का जो हमारा इस समय स्वरूप है, उसमें युवा ज्यादा है। अब अगर हम ये कहें कि 52% 35 साल और उससे कम के लोग हैं, तो इस युवा समाज में तो युवा ही परिवर्तन करेगा। जो बुजुर्ग है, जो एक पीढ़ी जी चुका है, वो तो मान लीजिए उसको स्वीकार करेगा, लेकिन जो नई लाइन खींचेगा वो तो युवा ही खींचेगा ना। युवा में ही वो सामर्थ्य है कि वो आगे आकर के परिवर्तन में शामिल हो, परिवर्तन के बारे में समाज में सोच बनाए। इसीलिए मेन एंड बॉयज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है महिला सशक्तिकरण के लिए। उनको न सिर्फ संवेदनशील होना पड़ेगा स्वयं, बल्कि समाज को संवेदनशील बनाना पड़ेगा, और जो जेंडर इक्वालिटी के नॉर्म्स हैं उनको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा। अजुल्का सक्सेना पूछते हैं, अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं भी पितृसत्ता की वाहक होती हैं, ऐसे में क्या महिलाएं भी स्वयं के साथ होने वाले भेदभाव के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?
एक बार ही इस सारी बात का जवाब मैं दे दूं कि सासी बहू से झगड़ा करती है। बार बार यही बात सामने आती है कि अरे आप तो कहती हैं कि महिला सशक्तिकरण, और देखिए सास बहू, सासी तो दबाती है, वो तो महिला ही महिलाओं के लिए। लेकिन ये बात सच नहीं है। आप देखिए कि मान कैसे परिवार में बनता है। मान बनता है जब आप पुरुष एक बेटे की माँ बनती हैं। मान आपका बनता है जब आपका बेटा बड़ा हो जाता है और आपको सम्मान देना शुरू कर देता है। पति सम्मान नहीं देता है, बेटा सम्मान देता है, और आपके सम्मान को। तो इसलिए ये इंटरनलाइजेशन ऑफ पेट्रियार्की है। ये पितृसत्ता के मूल्यों को आप अपने में निहित कर लेती हैं, क्योंकि आपको सम्मान ही तब मिलता है जब आप उन मूल्यों को मान के चलती हैं। तो यही कारण है कि जब सास पूरी जिंदगी भुगतती है तो उसको लगता है कि भुगतना ही जीवन है, पिटना ही जीवन है, तो फिर डांट खाना ही जीवन है। उसको लगता है कि नहीं, जो हम चौका बासन दिन भर करके सबसे पहले सो के उठते हैं, सबसे बाद में सोने जाते हैं, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं क्योंकि सब बच्चों को खिलाना है, पति को खिलाना है, बचा खुचा मुझे खाना है। तो ये जो सोच है, या संपत्ति में हमारा हक नहीं मिलेगा। अगर संपत्ति वाले परिवार की हैं तो सारा हक तो भाई को मिलेगा, आपको दहेज मिलेगा, और दहेज भी आपके हाथ में नहीं जाएगा, जिस परिवार में आप जा रही हैं वहां जाएगा। और बाद में अगर मांग बढ़ती गई और आपका परिवार नहीं दे पाया तो आप कुटेंगी पिटेंगी भी, और हो सकता है कि हत्या भी हो जाए। तो ये पूरे सोच का अगर ये पूरा जो पुलिंदा है वो औरत के सिर पर होता है। और इसी की वजह से कभी ऐसा देखने में आता है कि औरतें ही औरतों के साथ अत्याचार में शामिल पाई जाती हैं, क्योंकि वो पितृसत्ता के मूल्यों में जीना चाहती हैं, अपने आप को एम्पावर उसी से महसूस करती हैं। लेकिन अगर उनको ये समझ में आ जाए जीवन और भी है, एक अलग है, एक सम्मान का जीवन है, बराबरी का जीवन है, हिंसा रहित जीवन है, अगर ये बात, और हमारे पास भी संपत्ति उतनी ही मिलेगी जितनी हमारे पुरुषों को मिली है समाज में, या बेटों को मिली है, हम भी बहन के रूप में वही संपत्ति ले सकते हैं, और हमारे साथ भी किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा। और ये वाला जो पूरा समाज का ढांचा है, बराबरी वाला, महिला के सशक्तिकरण वाला, अगर महिला को ये समझ में आ जाए तो आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी जब महिलाएं महिलाओं पर अत्याचार करें। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के हालात बदले नहीं हैं, वह हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं, लेकिन उन्हें प्लैनेट 50-50 बाई 2030 की इस साल की महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम को साकार करने के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो उनकी आजादी में बाधा